लूट के लिए इकट्ठी की गई जागीरों को एम्पायर नहीं कहा जाता, लेकिन उसने कहा एम्पायर है और उसको ब्रिटिश एम्पायर कहा और इसके बाद यूके बन गया। विश्व के विषय में कोई भी चिंतन यूरोप अमेरिका ने आज तक नहीं किया। जो अपने बारे में सोचते हैं उसी को वर्ल्ड कहने लगते हैं। कोई आपके घर में आ गया और बोला कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और बस मुझे 2-3 दिन रहने दीजिए और थोड़ा सा काम दे दीजिए, और अचानक किसी दिन आपको बंधक बना लिया, तो उसको ये नहीं कहते कि उसने हमारे घर पर कब्जा कर दिया, उसको दुष्ट और बदमाश ही कहते हैं। तो अंग्रेज़ों को ये कहना कि उन्होंने भारत में शासन किया सत्य की दृष्टि से गलत है, झूठ है। उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने कुछ दिन तक ठगी और लूट और छल के साथ हमारे कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। और वो ससुरे उचक्के बेरोजगार लड़के क्लाइव हेस्टिंग्स आदि, उन्होंने अपने को लॉर्ड कहा बाद में पैसे दे के, क्योंकि वहाँ ये नियम था कि इतने रुपया दे दो तो आपको लॉर्ड की उपाधि मिल जाएगी। हम भी पढ़ते हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, मतलब एक लज्जा आनी चाहिए। जो मूल संविधान है उसमें ये सब कुछ है कि अगर कोई प्रतिभाशाली, मेधावी, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ शासक हो और साथ में वो इन बारीकियों को समझे, तो इसी संविधान से बिना घोषित किए भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है। जब हम भारत के आत्मबोध की बात करते हैं तो हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर जो एक नेशन स्टेट थ्योरी चल रही है, उन नेशन स्टेट थ्योरी के अंतर्गत ऐसी भूमिकाएं बनाई गई है कि सारा का सारा विकास यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है और भारत उसका अनुगामी है। और कहीं ना कहीं हमारे आत्मबोध का हम लोगों के समक्ष ही हनन किया जाता है। हम क्या हैं इसे पहचानने से हम लोगों को दुष्कर कार्य बनाने की कोशिश की जाती है। हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे वर्तमान के साथ भी खिलवाड़ होता जा रहा है। आज इतिहास और वर्तमान में भारत के आत्मबोध का स्वरूप क्या हो सकता है, जहां पर पूरा का पूरा विश्व यूरोप और अमेरिका का पिछलग्गू है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मिश्र जी से कि वे इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है नेशन स्टेट से संबंधित। 1871 में पहली बार बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की। वो पहला नेशन स्टेट है, यानी 300 टुकड़ों में बटा था जर्मनी और 1871 में वो नेशन स्टेट बना। तब उसकी नकल में इंग्लैंड ने भी नेशन स्टेट बनने की कोशिश की। भारत में बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड आज भी नेशन इन मेकिंग है। वस्तुतः वो सच्चे अर्थों में नेशन स्टेट आज तक बना ही नहीं, क्योंकि इस समय पहले उसने इंग्लैंड था, फिर ग्रेट ब्रिटेन नाम रखा, तथाकथित एम्पायर से वैसे कोई उसका लेना देना नहीं है। लूट के लिए इकट्ठी की गई जागीरों को एम्पायर नहीं कहा जाता, लेकिन उसने कहा एम्पायर है और उसको ब्रिटिश एम्पायर कहा और इसके बाद यूके बन गया। लेकिन आज भी वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा खींचतान है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम तो बहुत जरा से मतभेदों का यहाँ इतना विलाप किया जाता है, लेकिन आज भी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और स्वयं वेल्स, इनमें बहुत ज़्यादा मतभेद है और ये लोग आपस में मौका लगते ही एक दूसरे को दबोचने के चक्कर में रहते हैं। तो कुल मिला के 250 वर्ष समझिए, 200 वर्षों से कम हुआ नेशन स्टेट को बने। राष्ट्र शब्द हम आप जो यहाँ एकत्र लोग हैं वो सभी जानते हैं कि वैदिक है और सृष्टि के आदि से ही है। तो राष्ट्र बिल्कुल अलग है और नेशन स्टेट से राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर इन दिनों भारत में जितनी चर्चा बौद्धिक क्षेत्रों में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो ये है कि जो नेशन स्टेट 250 वर्षों से हैं वो भी अब पिघलाव की स्थिति में, और स्वयं यूरोप के सभी प्रबुद्ध लोग ये मान रहे हैं कि इनसे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को और ये सब संस्थाएं बनाई, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए और कहीं मानवाधिकार, कहीं अमुक अधिकार, कहीं ह्यूमन राइट्स जो भी हैं, इन सब के नाम से नेशन स्टेट की प्रभुसत्ता पर हस्तक्षेप किया। उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस का कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में बढ़ाना। सीधा सा ये है। विश्व की बातें करते हैं, विश्व के विषय में
कोई भी चिंतन यूरोप अमेरिका ने आज तक नहीं किया। जो वो अपने बारे में सोचते हैं उसी को वर्ल्ड कहने लगते हैं। अब हमारे यहाँ जो लोग ये सब नहीं जानते वो उनकी नकल में वो भी उसी को विश्व कहने लगते हैं। विश्व के विषय में कोई गंभीर चिंतन नहीं हुआ है आज तक। तो विश्व की एकता की बात भी केवल पॉलिटिकल है, क्योंकि विश्व की एकता होगी तो नेशन स्टेट उसकी यूनिट कैसे होंगे। 700-800 लोगों का जो ये वेटिकन सिटी है और 140 करोड़ का भारत है, ये दोनों एक इकाई कैसे हो सकते हैं, किस आधार पे हो सकते हैं। अगर आप मनुष्यों को आधार माने तो फिर तो यहाँ कितने मतलब कई लाख वेटिकन सिटी के बराबर है। इसीलिए मैंने कई बार विनोद में कहा भी था कि भाई अगर नकल करनी है आपको तो इसको राष्ट्र कहिए भारत को, और यहाँ 15-20 वेटिकन सिटी बना के उनके सबके हमारे धर्माचार्यों को राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दे दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में वोट हो जाएगा, वो तो पक्का हिंदू धर्म के पक्ष में वोट देंगे। तो ये जो विश्व राजनीति के छल चल रहे हैं, इसके विषय में भारत में कोई जानकारी पहले नहीं थी। तो अंग्रेज़ों के प्रभाव से बंगाल में जब उन्होंने नेशन नेशन कहना शुरू किया तो उसका बंगाली बौद्धिकों ने बांग्ला में अनुवाद तो बहुत सही किया, जाति। नेशन का अर्थ होता है जाति, और यूरोप में जितने भी नेशन स्टेट बने हैं वो जाति के आधार पे है। कोई स्लाव है, कोई ब्रिटन है, कोई वल्गार है, कोई कुछ है, कोई हूण है, उसी से हंगरी बना है। तो इस प्रकार जातियों के ही नेशन स्टेट बनते हैं। तो अगर भारत को नेशन स्टेट बनाना है तो जितनी जातियां हैं उतने नेशन स्टेट बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए आगे चल के, अगर उनका चले। ऐसा होगा नहीं, मैं केवल तर्क के लिए कह रहा हूँ। तो नेशन स्टेट राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बिल्कुल अलग वस्तु है और नेशन स्टेट अलग है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के डर से जब अंग्रेज़ों ने समझौता करना चाहा तो गांधी जी अंग्रेज़ों के बहुत बड़े मित्र थे, लेकिन उनमें थोड़ा आत्मगौरव था, थोड़ा भारत की समझ भी थी, तो वो उनकी सब शर्तें मानने को तैयार नहीं हुए। ख़ास तौर से जिसे वो लोग वर्ल्ड वार कहते हैं, काहे का वर्ल्ड वार, ईसाइयों की आपसी लड़ाई, प्रथम और द्वितीय, ग्रेट वार कह सकते हैं उसको। उसमें गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि चर्चिल और हिटलर दोनों वार क्रिमिनल हैं। तो इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए, जबकि वो उनके बड़े मित्र थे। तो उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अच्छा मौका है। देखिए, राजनेता जैसे चलते हैं और हम लोग अपनी भावना जैसे उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं, दोनों में बहुत ही दयनीय अंतर होता है। इसलिए कम से कम राजनीतिक विश्लेषण सत्य होना चाहिए, सत्यनिष्ठ। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अच्छा मौका है, गांधी जी को पटकनी दे दें। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तलवार लेकर सुभाष चंद्र बोस से लड़ने जाऊंगा। तो वो उनके लाडले बन गए। तो तय हुआ कि अब जवाहरलाल हमारा पेट है। तो उन्होंने अपने पेट को अपनी शर्तों पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया। तो इसके कारण इसमें गांधी जी जिम्मेदार हैं, लेकिन अब क्यों जिम्मेदार हैं ये ठीक से समझ नहीं आया। मैंने संपूर्ण गांधी वांग में पूरे 104 खंड 2 बार पढ़े हैं बहुत ध्यान से, लेकिन समझ नहीं पाया कि गांधी जी ने अचानक क्यों अंग्रेज़ों का साथ दिया इस तरह से। ये तो है कि वो अंग्रेज़ों के शुरू से मित्र थे, लेकिन कई बातों पर वो दृढ़ हो जाते थे। अब या तो गांधी जी की कोई कमी होगी, कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग हुई, तो गांधी जी ने अचानक जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी को दबाव दिया कि नेहरू को प्रस्तावित करो अगले अध्यक्ष के रूप में, जिसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री के रूप में। और जबकि सरदार पटेल के पक्ष में सबसे ज़्यादा मत आए थे, फिर राजेंद्र प्रसाद कृपलानी, इन लोगों के पक्ष में मत आए थे। जवाहरलाल को एक भी वोट नहीं मिला था। जो भी हो, अभी आपके विषय से संबंधित यह है कि इसके कारण क्या हुआ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की संधियां हैं उसमें साफ है कि दोनों देशों की, मैंने कई जगह लिखा है उसके बारे में, योग संदेश में भी लिखा है, स्वामी रामदेव जी की पत्रिका में कोट किया है ट्रांसफ़र ऑफ पावर के पेज, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर के सभी खंड मेरे पास हैं और उसको प्रमाण पूर्वक ही कोट करता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास पढ़ाया जाएगा और साझा संस्कृति विकसित की जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर में ये संधि में लिखा हुआ है। अब कहाँ तो सृष्टि के आदि से विद्यमान एक भारत राष्ट्र, और कहाँ ये जिसे कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा इंग्लैंड, दोनों का साझा इतिहास कैसे होगा भाई, और कौन सी साझा संस्कृति होगी। तो ये साफ साफ देशद्रोह था। लेकिन ये किया तो उसके साथ जो हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू महत्वाकांक्षी और चतुर व्यक्ति थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को भी साधा
और सोवियत संघ उस समय उभर रहा था तो उससे भी दोस्ती की। तो सोवियत संघ से उन्होंने, और सब जगह से सीखते थे, ये लोग होशियार लोग थे, इनको कोई जैसा बाद में बहुत हमारे लोगों में ये भी कमी है कि जवाहरलाल नेहरू की देश के प्रति गलत नीतियों से क्षुब्ध होकर उनका मजाक उड़ाने लगे। तो उनको मजाक से काम नहीं चलता, वो उससे बहुत गंभीर देशद्रोह है। जैसे राहुल गांधी का भी आजकल मजाक बहुत उड़ाते हैं, मजाक से काम नहीं चलता। जो बहुत गंभीर देशद्रोह है, अपराध है, उसको अपराध कहना चाहिए। मैंने तो कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि राहुल गांधी असभ्यता छोड़ दें, सभ्यता सीखें, कहना चाहिए। हमारे लोग ये सब कहते नहीं, मजाक उड़ा के आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो जवाहरलाल मजाक के विषय नहीं थे, बहुत चतुर व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोवियत संघ से भी सीखा। सोवियत संघ से ये सीखा कि शिक्षा, संचार माध्यम सहित समस्त राष्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्रों पर शासन का नियंत्रण हो। तो इसमें जो सबसे हानि हुई, शिक्षा और संचार माध्यम से मन कैसे बनता है मनुष्य का? भाई या तो औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा जो माता पिता गुरुजन आसपास के लोग देते हैं। तो सभी पढ़े लिखे भारतीयों को शिक्षा दी गई, वो शिक्षा दी गई जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं था। तो उसके कारण क्या है कि हमारे यहाँ कोई बहुत मेधावी, बहुत प्रतिभाशाली या बहुत परिश्रमी को छोड़ दें तो हम सभी लोग बहुत सी ऐसी धारणाओं के शिकार हैं जो असत्य हैं। जिनमें से एक ये है कि नेशन स्टेट और राष्ट्र को एक मान लेना। दूसरा ये कि साहब जो उन्होंने इतिहास के बारे में बताया, पहले तो ये कहना कि हम गुलाम रहे। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इंग्लैंड को आपको, छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से अलग हो गया है, छत्तीसगढ़ के बराबर इंग्लैंड था। ऐसे तो 50 इंग्लैंड भारत में थे, और इंग्लैंड स्वयं 18 टुकड़ों में, और 18वीं शताब्दी में 8 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसके पहले 18 में था। तो उसकी हैसियत नहीं थी, और इंग्लैंड ने कभी घोषणा नहीं की कि हम भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। गुलाम की परिभाषा है एक अंतर्राष्ट्रीय कि जब कोई राज्य या राजा किसी अन्य राज्य पर घोषणा करके आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है और अपने पूर्ण नियंत्रण में लाता है तो उसे गुलाम कहते हैं। कोई आपके घर में आ गया और बोला कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और बस मुझे 2-3 दिन रहने दीजिए और थोड़ा सा काम दे दीजिए, और अचानक किसी दिन आपको बंधक बना लिया, तो उसको ये नहीं कहते कि उसने हमारे घर पर कब्जा कर दिया, उसको दुष्ट और बदमाश ही कहते हैं। तो अंग्रेज़ों को ये कहना कि उन्होंने भारत में शासन किया, सत्य की दृष्टि से गलत है, झूठ है। उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने कुछ दिन तक ठगी और लूट और छल के साथ हमारे कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। वो भी पूरे देश में तो हुआ नहीं, भारतीय राजाओं से उनकी संधि थी। कभी किसी भी भारतीय राजा के मन में कोई गुलामी का भाव नहीं आया। और मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ा, हिंदी साहित्य, तो 1850 से पहले के हिंदी भाषा के किसी भी साहित्य में ये नहीं लिखा है कि हम गुलाम हो गए और हम तो, कोई हीनता या ग्लानि नहीं है, सब में वीरता है, तेजस्विता है, और इन लोगों के लिए धिक्कार का भाव है, मुसलमान जिसे कहते हैं। इसी प्रकार मुसलमानों का मामला है। भाई मोहम्मद साहब ही प्रमाण हैं और कुरान प्रमाण है इस्लाम के विषय में। और मोहम्मद साहब ने जिनको भी साथ लेके लड़ा दूसरों से, वहाँ तो सब एक से ही लोग थे, लेकिन जिनको साथ लेके लड़ा बाद में उन सबको मुसलमान बनाया। लेकिन भारत में जो अपने आप को मुसलमान हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन राजाओं ने कोई भी युद्ध बिना हिंदू राजाओं, हिंदू सेनापतियों की सहायता के नहीं लड़ा, और उनको कभी मुसलमान नहीं बना पाए। तो इसको हिंदू मुस्लिम युद्ध कैसे कहेंगे? इस्लाम का आवरण लेकर लड़ने वाले एक पापाचारी, नीच, दुष्ट, ये सब तो कह सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान जीत गए और हम गुलाम रहे। अरे आपको क्या रोग हो गया है? आप इलियट एंड डाउसन की 8 खंडों में जो हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान है वो पढ़ लीजिए, उसमें पहले ही खंड में वो बताता है। अब इतना भी रहस्य हम लोग नहीं जानते, उसको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। पहले खंड में उसने खुलेआम कहा है कि अच्छा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का तब तक कर्मचारी था, तो वो कहता है कि हम क्या करें, जितने हमारे कोलकाता में और आसपास कर्मचारी हैं भारतीय, वो दिन भर अपने राजाओं रानियों की प्रशंसा करते रहते हैं और बहुत गौरव कहते हैं, रानी रासमणी ऐसी है और फलानी रानी ऐसी है, और हमारे राजा तो इतने श्रेष्ठ होते थे, और हम लोग तो गहना पहन के रात को भी जा सकते थे। अब आजकल तो लुटेरे और ये मुसलमान जो हैं इनके मारे तंग हैं। तो वो उसने कहा कि इनको बहुत घमंड है हिंदुओं को, नौकरी तो हमारे यहाँ कर रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि गरीबी आ गई है लूटपाट के कारण, लेकिन लूटा बहुत था, इन्होंने बहुत ही निर्ममता से लूटा है। वो सब आप लोग तो पढ़े हैं अंग्रेज़ों का, लेकिन कैसे छल से लूटा है वो नहीं पढ़ा।
उसने आखिर उन्होंने दीवानी का काम ही तो मांगा था भारतीय राजाओं से और नवाबों से कि साहब हम आपका लगान वसूल करके दे देंगे। तो उन्होंने जो भी किया वो दीवान के नाते किया, आप उनको तभी से शासक कहने लगे। और वो ससुरे उचक्के बेरोजगार लड़के क्लाइव हेस्टिंग्स आदि, उन्होंने अपने को लॉर्ड कहा बाद में पैसे दे के, चूँकि वहाँ ये नियम था कि इतने रुपया दे दो तो आपको लॉर्ड की उपाधि मिल जाएगी। हम भी पढ़ते हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, मतलब एक लज्जा आनी चाहिए। लगभग बेरोजगार आवारा छोकरे, कोई 19 साल का, कोई 21 साल का, और हत्या, बाद में लूटपाट, अनैतिक। माने इस इतिहास की कथित पुस्तकों से अधिक सच्चा तो वो बेगम मेरी विश्वास पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा सही। बांग्ला के उपन्यासों में क्लाइव का चरित्र ज़्यादा आपको दिख जाएगा। क्या हैसियत है इन लोगों की। अब आप पहले तो आपने सारा परसेप्शन तो अच्छा है, तो इलियट ने क्या लिखा कि अब हम ऐसा इतिहास लिखेंगे जिससे हिंदुओं में हीनता की भावना घर कर जाए, और हम इनको बताएंगे कि मुसलमानों ने तो तुमको एकदम कूट के रख दिया था। और उसने घोषणा की कि अगर कोई हमें मुस्लिम इतिहास ला के देगा तो हम, उस समय छोटी छोटी रकम है, इतना इनाम देंगे। किसी ने नहीं किया, उसने खुद लिखा है, उसी पुस्तक में लिखा है, एलियट एंड डाउसन की हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। और फिर अब उसको इंडिया कर दिया है नए एडिशन में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय देयर ओन हिस्टोरियन। और मूल पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ मोहम्मदन इंडिया एज टोल्ड बाय मुस्लिम हिस्टोरियन। तो नाम भी बदलते हैं ये लोग, देशों के नाम, स्थानों के नाम, पुस्तकों के नाम, बहुत छल करते हैं। मुख्यतः ठग और लुटेरे हैं। कौन? देखिए, मनुष्य सब जगह एक ही हैं। तो इंग्लैंड में एक से एक श्रेष्ठ सदाचारी सत्पुरुष अंग्रेज भी हैं। अभी बात हो रही, जो यहाँ राजनीति कर रहे थे वो बहुत ही ठग और झूठे लोग थे। तो उन्होंने कहा, इनाम घोषित किया, कुछ नहीं मिली। फिर एक दो मुसलमान लेके आए तो खुद पलटा, तो कहा ये तो सब झूठ का पुलिंदा है। तब उन्होंने कहा कि हमको रचना होगा, तो ये फैब्रिकेशन है। तो आप देखिए कि इतिहास का एक सामान्य नियम है कि कोई समकालीन प्रमाण हो वही इतिहास होता है। मोहम्मद गोरी का कोई समकालीन प्रमाण नहीं है, महमूद गजनवी का कोई समकालीन प्रमाण नहीं है। 14वीं शताब्दी से पहले या 13वीं के उत्तरार्ध से पहले कोई किसी मुस्लिम नवाब या जागीरदार के अत्याचार के कोई समकालीन प्रमाण है ही नहीं। तो समकालीन जब प्रमाण नहीं है तो आप किस आधार पर लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको वो वहाँ ईरान में एक पुस्तक मिली है जो चगताई भाषा में थी, फिर हमने उसका अरबी में ट्रांसलेशन किया, फिर अंग्रेजी में किया, और उसकी पांडुलिपि इंग्लैंड या पेरिस के संग्रहालय में रखी। और कब रखी है? सब 19वीं शताब्दी ईस्वी में। क्यों भाई? अगर भारत के विषय में वो पुस्तकें थीं तो बादशाहों के यहाँ क्यों नहीं मिली? चलो, अगर तुम्हारे अनुसार ही वो भारत के इतने बड़े प्रतापी राजा थे, अकबर के यहाँ, औरंगजेब के यहाँ, उसके भी तो पुस्तकालय थे, और हमारे राजा तो बड़े बड़े अभिलेख रखते थे। तो क्या हुआ, बाद में जो हिंदुओं से मुसलमान बने लोग थे उन्होंने ये सोच के कि हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, काफ़ी मारकाट की, बहुत अत्याचार किया, उसको उन्होंने अतीत में प्रोजेक्ट कर दिया। आज के विषय से इसका संबंध ये है कि अगर हम अपने बारे में सच्चा इतिहास भी नहीं जानेंगे और दुनिया को भी नहीं जानेंगे तो हमारा आत्मबोध ठीक नहीं होगा। दुनिया की ये स्थिति है कि 250 वर्ष पहले तो कोई नेशन स्टेट नहीं थे। पहले वो अपने आप को क्रिश्चियनडम कहते थे। क्रिश्चियनडम भी एक झूठा नाम था, क्योंकि क्रिश्चियनडम कहते तो थे लेकिन एक चर्च दूसरे चर्च का खून खराबा कर देता था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों में भयंकर खून खराबा हुआ, एक दूसरे की बस्तियां जला देना, मार डालना। और ख़ास बात यह है कि जिसको वो रिलीजन कहते हैं, स्वयं यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम रिलीजन नहीं ठहरेंगे, लेकिन हम फिलहाल वो शक्तिशाली हो गए हैं तो मान लेते हैं कि चलो भाई रिलीजन या मज़हब है। उनको हम धर्म कैसे कह रहे हैं? न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में धर्म शब्द की अलग एंट्री है, आप लोग आज भी देख सकते हैं, अब तो आ गया है। धर्म का अर्थ दिया है उन्होंने कि हिंदू और बौद्ध दर्शन में जिन्हें यूनिवर्सल वैल्यूज़ कहा जाता है वो धर्म है। और रिलीजन की अलग एंट्री है, उसमें कहा है कि किसी एक पंथ प्रवर्तक द्वारा बताई गई बातों को एक डागमा की तरह, मठ की तरह, मतवाद की तरह लेना रिलीजन है। हमारे यहाँ अभी भी रिलीजन धर्म चल रहा है। तो ज्ञान की साधना के सिवाय तो आत्मबोध का कोई उपाय नहीं है। अच्छा, जितने ये रिलीजियस बनते हैं सारे ही क्रूसेड में भाग लिए और इधर से जिहाद में। तो जो मार काट करे वो पादरी की, माने ज़्यादातर जो क्रिश्चियन सेंट हैं वो हत्यारे, लुटेरे, झूठे और बलात्कारी हैं।
और वो सेंट कहते हैं, हम लोग भी उसका अनुवाद संत करते हैं। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने बौद्धिक मेहनत बहुत की है पिछले 150 सालों में, और बौद्धिक मेहनत छल के प्रयोजन से की है, दुष्टता के प्रयोजन से की है, पाप के प्रयोजन से की है, लेकिन की है। और हम लोग पुण्य के प्रयोजन से, राष्ट्र के प्रयोजन से, धर्म के प्रयोजन से उतना परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं उसका कारण मैंने शुरू में ही बता दिया कि सोवियत संघ की तर्ज पर शिक्षा और संचार माध्यमों पर एक ऐसे राज्य का नियंत्रण हो गया जो मतवादी था, आइडियोलॉजी को मानता था। आइडियोलॉजी भी बहुत गंदी चीज़ है, जिसका हिंदी अनुवाद विचारधारा कर दिया और हम लोग उस झंझट में फंसे। राज्य का कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए, राज्य के आदर्श होने चाहिए, विचार होने चाहिए। विचारधारा यानी आइडियोलॉजी बहुत गंदी चीज़ है। आइडियोलॉजी का अर्थ होता है कि एक मतवाद के अधीन संपूर्ण समाज को लाना, जो लोकतंत्र का विरोधी है। खैर, तो जब वो सोशलिस्ट थे जवाहरलाल, तो उन्होंने शिक्षा को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। उस शिक्षा के कारण हम लोगों में वो भाव आ गया। तो उसको अतीत के प्रति किसी ग्लानि या हीनता को जगाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो अब 2014 के बाद जो टर्निंग पॉइंट आया है, उसमें तो वैसा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब हम लोगों को अधिकतम जो, और जितना प्राचीन ये इतिहास है, उसमें 1858 में पहली बार ब्रिटिश स्टेट ने इंटरवेंशन किया। 1947 में उनको जाना पड़ा, और आधे भारत में ही वो मुश्किल से रहे 90 वर्ष। तो 90 वर्ष की कोई खास कीमत नहीं है। 90 वर्ष भारत के इतिहास में 9 घंटे के बराबर हैं। तो अब वो कर गए और चले गए, कब तक उसका रोना रोएंगे? तो लेकिन इन 70 वर्षों में उन्होंने 90 वर्ष से भी दोहरा, मतलब सोवियत संघ की नकल के कारण भारतीयों के मन को, हिंदुओं के मन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश की। ये एक खास बात है। तो पछताना नहीं है, लेकिन जान लेना है कि ऐसा हुआ। इसलिए अब 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, उसमें अधिक मेहनत से अपने सत्य को और विश्व के सत्य को जानना होगा। विश्व में स्थिति यह है कि नेशन स्टेट पिघलाव की दशा में है, पिघल रहे हैं, फ्लूड सिचुएशन में हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम पे अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन जो एक दुष्यंत कुमार की गज़ल है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका खुद ही ढह रहा है, उसकी करेंसी संकट में है, उसका अस्तित्व संकट में है, और अगले 10-15 वर्षों में यूरोप में भयंकर संकट आने वाला है। ऐसे संकट की स्थिति में वो फिर भारत पर बहुत दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रहे कि उनको खाना पीना सब भारत और गर्म मुल्कों से ही मिलता है। गन्ना, कपास, तंबाकू कुछ भी यूरोप में नहीं होता, कॉन्टिनेंटल यूरोप में। तो जो कुछ उन्हें मिलता है खाने को, कहीं कहीं चावल होता है और बहुत थोड़े से इलाके में गेहूँ होता है, और नहीं तो कहीं छरबेरी है, तो कहीं इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती। तो भोजन के लिए वो भारत, सबसे अधिक भारत और आसपास के जो जिन्हें एशिया कहते हैं, ये भी सब नकली नाम है। एशिया, यूरोप पहले तो कोई नाम था नहीं, जम्बूद्वीप था, दूसरे नाम थे। तो हमको अपने नामों पर आग्रह करना होगा। अमेरिका और यूरोप की ताकत ढह रही है, तो एक धक्का और दो, अपने नामों को असर्ट करो, ऐसा शासन लाना पड़ेगा। और ये सब राजनीति के स्तर पर हुआ है। तो हमारी राजनीति जितनी अधिक तेजस्वी होगी, और उसको ऐसे तेजस्वी बौद्धिकों का जितना अधिक बौद्धिक आधार मिलेगा, तो हम लोग फिर उभरेंगे। और आत्मबोध के लिए तो एक ही रास्ता है, वेदों के और अपने शास्त्रों की शरण में जाना, क्योंकि वो भी अपना आत्मबोध अपने किताबों से ही प्राप्त करते हैं। तो आत्मबोध के लिए शिक्षा। और एक विचित्र बात हो गई है, फिर बहुत संक्षेप में, चूँकि नहीं तो पता चला आधा घंटा इसी एक प्रश्न के उत्तर में हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। शिक्षा के नाम पे जब भी हिंदू बात करता है, वो बच्चों की शिक्षा सोचने लगता है। तो मूर्खता की पराकाष्ठा। शिक्षा का विश्व में अर्थ है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का जो स्वरूप होगा, सदा शिशु शिक्षा उसी के अनुसार होगी। ऊर्ध्वमूलम मधा शाखम, ये सारे विश्व में है, ऊपर से ही सब नीचे चलती है। अगर आपकी उच्च शिक्षा ठीक नहीं है, तो बच्चों की शिक्षा कुछ भी कर लीजिए आप, नाटक नौटंकी 2-4 श्लोक मंत्र सिखा दीजिए, अंत में वो बच्चे वहीं जाएंगे, उसी नाली में गिरेंगे। क्योंकि उच्च शिक्षा में तो आपने प्लेटो, एरिस्टोटल, जो कि कोई नहीं जानता कि क्या लिखा। आपको पता है, यावनी भाषा के विषय में पादरियों को कोई ज्ञान नहीं। अपने मन से उन्होंने ग्रीक शब्द भी, जिसे यवन प्रांत कहते हैं, उसका मूल नाम ग्रीक नहीं है। आज भी वो लोग अपने देश को एलेनिक रिपब्लिक कहते हैं, यानी एल वंशी गणराज्य।
केवल अंग्रेजी में उसे ग्रीस कहा जाता है। हम भी ग्रीस कह रहे हैं, हम ग्रीस क्यों कह रहे हैं भाई, हम उनको एल गणराज्य क्यों नहीं कह रहे हैं? तो या प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस को तो पढ़ाना चर्च में बंद था। जब उन्होंने दुनिया में देखा कि बहुत ज्ञान है संसार में, और हम तो कहते थे कि बाइबिल के सिवाय सब जला देने लायक है, और अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय जला दिया, कई महीनों जलता रहा। अब कई महीनों जलता रहा भी इस अर्थ में बेकार है कि उनको जलाना नहीं आता रहा होगा, नहीं तो जलाने को तो कितना भी बड़ा पुस्तकालय 100 तरह से जलाओ तुरंत जल जाएगा। तो इसका लगता है कि उनको आग लगाने की भी कला ठीक से नहीं आती थी, पर कई महीने जलता रहा, ये उन्हीं का रिकॉर्ड है। तो प्लेटो अरिस्टोटल को तो नकली रचा है। प्लेटो ने क्या लिखा था कोई ठीक से नहीं जानता, अरिस्टोटल ने क्या लिखा था। आज तक प्लेटो के लिखे कुल 6 पन्ने मिले हैं, उसके आधार पे इन्होंने फैब्रिकेट किया है। ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये फैब्रिकेशन में लाजवाब हैं, और इनकी फैब्रिकेटेड स्टोरी बाद में अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमानों ने अपना ली, तो लिखने लगे हमने ये जीता, हमने वो जीता। अरे भाई, एक भी लड़ाई तो तुम हिंदुओं के बिना नहीं लड़े हो। ऐसी कौन सी लड़ाई है? उधर छत्रपति शिवाजी महाराज से भी राठौर और मान सिंह और यही सब लोग लड़े हैं ना, कौन लड़ा है? काहे की बात करते हो? खैर, तो सत्य को सामने लाना पड़ेगा। ना तो भारत एक भी दिन पराधीन रहा है, इस पर कुछ हमारे अपने लोग जो मुसलमान बन गए उन्होंने अनगिनत पापाचार किए, उनका अपराध अक्षम्य है, ये कहना तो पड़ेगा। पता नहीं कौन सी भाईचारा चला रहे हैं, तो कुछ लोग चलाते रहें, समाज ऐसे ही चलता है, कूटनीति भी होती है, कुछ लोग भाईचारा सब चलते रहें, लेकिन कुछ तेजस्वी लोगों को ये कहना चाहिए कि देखो भाई, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आतताई का वध करना चाहिए, आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन। और तुम तो घोषणा करते हो कि हम हिंदुओं की संपत्ति लूटेंगे और घर करेंगे, तो तुमको अब तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कि हम प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहेंगे। हिंदू धर्म उतना ही महान है जितना, मान लो तुम कह लो, जितना हमारा इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह बंद करना होगा। दिन में 5 बार आप ये घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान है। कहना तो सीखो भाई, हमारी रीढ़ की हड्डी में क्या समस्या आ गई है, कम से कम अब कहिए 2014 के बाद। जो तेजस्वी लोग हैं वो तो पहले ही कहते थे। मैंने इंडिया टुडे में अपने दोस्त से कहा कि सीताराम गोयल का इंटरव्यू ले लो, और उन्होंने लिया, और ये 1980 में उन्होंने छाप दिया था कि हिंदुओं के देश में मस्जिदों का क्या काम। सीताराम गोयल का इंडिया टुडे में छपा हुआ इंटरव्यू है। तो कुछ रीढ़ वाले लोग खड़े हों बौद्धिक क्षेत्र में तेजस्वी, और धीरे धीरे क्योंकि अब राज्य अनुकूल आ गया है तो राजा और तेजस्वी हो। राजा बहुत ही कुशल है, कूटनीति में अद्वितीय है, सारे विश्व में उसने धाक जमा ली है, लेकिन तेजस्विता की कमी दिखती है। तो आत्मबोध की साधना करेंगे तो राजा तेजस्वी भी होगा। जी। तो आदरणीय मिश्र जी, आपने बड़ी सारगर्भित रूप से बताया है कि तेजस्विता के प्रकरण से और भारत का आत्मबोध जागृत होगा। ये जानकारी भी आपने दी है कि झूठ, फरेब, ठगी, इस आवरण को ओढ़ करके लोगों ने और भारत के आत्मबोध का प्रभावित करने का काम किया है। पर मुझे पढ़ाई के दौरान, मानव अधिकार की पढ़ाई के दौरान एक बात और ध्यान में आई थी कि जब हम हमारे संविधान की ओर देखते हैं तो संविधान की आत्मा कहीं ना कहीं संविधान की प्रस्तावना को बताया जाता है, और भारत के आत्मबोध का स्वरूप भी उस प्रस्तावना के अंदर कहीं ना कहीं प्रकट होता है। किंतु उस प्रस्तावना में समय के बाद संशोधन किया गया, समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़े गए। तो ये भारत के आत्मबोध से कितना सरोकार रखने वाले शब्द हैं? क्या हमारे आत्मबोध में समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता, इसका प्रकटन होना चाहिए? क्या यह हमारे स्वरूप और हमारे आधार से जुड़ा हुआ हो सकता है? कदापि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने पहले जो कहा है उसका उत्तर भी जरूरी है। अंतिम का इसलिए दे दिया कि आपको आश्वासन रहे। समाजवाद और धर्म, सेकुलरिज्म जोड़ना अपराध है, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहला जो अंश है वो भी सत्य नहीं है। राजकमल चौधरी एक बड़े विद्रोही कवि थे, अजीब से, लेकिन उनकी एक कविता है, कलिका में संदेहित पुष्प ढूंढा, पा जाने पर उसका प्राण रस पी लिया, वैसे यह निर्णय है, कलिका में पुष्प नहीं होता है शव, अलिका या कलिका। तो ये उन्होंने दूसरे संदर्भ में लिखा था, लेकिन हम लोग इसको जो समझते हैं कि प्रस्तावना में फलाना है, ढेकाना है, ये झूठ है। जो लोग भारत का संविधान बना रहे थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों से संधि करके थे। उस समय भीड़, वायसराय ने नियुक्त की थी संविधान सभा। कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों को जो शासन में या राजनीति में सीधे नहीं है, उन्हें सत्य कहना चाहिए।
लेकिन फिर भी उसमें वो चीज़ है जो आप कह रहे हैं। लेकिन उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। वो अलंकार के रूप में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि 1947 तक भारतीय समाज बहुत सशक्त था, बहुत सशक्त। इसकी अपनी स्वाभाविक इकाइयाँ थीं, जाति पंचायतें, गांव पंचायतें, खाप पंचायत, मंदिर, श्रद्धा। जैसे देखिए ना, उसका जरा सा आपने छुआ है, राम मंदिर बना दिया और चारों तरफ कैसे झंडे लहरा रहे हैं। एक राम मंदिर से कैसी पूरी दीप्ति आ गई है चारों तरफ। तो जिस समय संपूर्ण समाज में धर्म चेतना थी, विकृतियां तो संसार में होती हैं, संसार की विकृतियों का हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है, मतलब बाकी लोगों को ऐसी ऐसी विकृतियां हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यूरोप में तो क्या कहें, बहनें भी बैठी हैं, हम बता नहीं सकते। अपने सगे बेटे से यौन संबंध बना के राज्य पर नियंत्रण करने वाली स्त्रियां हुई हैं। पता ही नहीं कितनी विकृतियां हैं, आपको पता ही नहीं यूरोप के बारे में और मुसलमानों के बारे में। बस अपनी छोटी छोटी बुराई, अरे भाई उस बुराई को अनदेखा करिए और अच्छाई। तो गांधी जी जैसे बहुत सत्य की बात करते थे, तो वो गांधी जी की विशेषता नहीं थी। उस समय हिंदू समाज में सत्य का इतना सम्मान था। मैंने बहुत से संस्मरण पढ़े हैं, जब ये ब्रिटिश ढंग का सिस्टम हुआ तो वो ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं कुछ, उन्होंने कहा कि कल गवाही देनी पड़ेगी कोर्ट में और थोड़ा सा ऐसे बोल देना। वो सेठ रात भर जगता रहा और सुबह उसको हार्ट अटैक हो गया कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा गीता की शपथ खा के। सत्य हिंदू समाज में व्यापक है सदा से, और सबसे ज़्यादा असत्य, झूठ, छल इस जुडिशियल सिस्टम के द्वारा और इस शासन के द्वारा 1947 के बाद बढ़ाया गया। अनुपात के रूप में इतने ज़्यादा झूठे और बदमाश लोग हिंदू समाज में कभी होते ही नहीं थे। फिर भी अभी भी हिंदू समाज विश्व की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है। आपको जो पढ़ाया जाता है, राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है? टंगड़ी मार दो और आगे बढ़ो। समाज शास्त्र में बताते हैं कि समाज जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है। अगर जो पुस्तकें ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं उनका भारत के बच्चों में ज़्यादा असर हो, तो हर लड़का बदमाश, साथी को धोखा देने वाला, कठोर और क्रूर हृदय होगा, है ना। लेकिन हिंदू संस्कार हैं, इसलिए आज भी भारत में अधिकांश बच्चे कुल मिलाकर ठीक ठाक हैं। तो यह जो धर्म सत्य चारों तरफ व्याप्त था, उसके दबाव से इन लोगों ने कुछ, जिसे कहते हैं पुष्पिता वाणी, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, गीता में है ना, सुंदर सुंदर शब्द कह दिए। हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति, महान संस्कृति को ये ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बदमाश, महान संस्कृति को ध्यान रखने के लिए संस्थाएं बनानी पड़ती हैं ना। अभी कुछ देर पहले स्वामी विज्ञानानंद जी क्या कह रहे थे? संस्था, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे काम करना होता है। राजनीति में भी बिना इंस्टीट्यूशन के कुछ नहीं होता। भारत की संस्कृति महान है, अच्छा, और इससे लोग ताली पीटते हैं। अरे तूने कौन सी संस्था बनाई है उस महान संस्कृति को बच्चों को दीक्षित करने के लिए? तो भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसकी जो नकल मारी गई, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसलिए ये कहना कि उसकी प्रस्तावना में है, वही है, कलिका में संदेहित पुष्प ढूंढा, पा जाने पर उसका प्राण रस पी लिया, पर उसमें केवल 100 है ना। जो प्रस्तावना है, जो संविधान है, वो हिंदू द्रोही है। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, देखिए क्या है कि खासतौर से पिछले 77 वर्षों में जहर हर अंग में भर दिया गया है, विष। और राजनीति तो ऐसे नहीं होगी, या तो आप कई करोड़ लोगों की हत्या करके थोड़े से लोगों को रखिए, जैसे यूरोप के लोग करते रहे हैं, और फिर उनको नई ट्रेनिंग दीजिए। वो सब तो अपन पसंद नहीं करते हिंदू। तो थोड़ा मिलजुल के जो राजनीति कर रहा है उसको अभी कुछ दिन हाइब्रिड, कुछ दिन संकरण करने दीजिए। हमारी भारतीय राजनीति अभी हाइब्रिड रहेगी, वर्णसंकर रहेगी, लेकिन बौद्धिकों को तेजस्वी और निश्चल होना चाहिए। तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हिंदू कहा जा सके, परंतु संविधान में ऐसा सब कुछ है जिसको अगर शक्तिशाली और बुद्धिमान राजपुरुष चाहे तो हिंदुत्व के पक्ष में उपयोग कर ले, और पहले चरण में यही बहुत है। सब कुछ है, जो मूल संविधान है उसमें ये सब कुछ है कि अगर कोई प्रतिभाशाली, मेधावी, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ शासक हो और साथ में वो इन बारीकियों को समझे, तो इसी संविधान से बिना घोषित किए भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है, क्योंकि लचीला बहुत है। आप इसमें एक छोटा सा संशोधन शुरू में ला दीजिए। मैंने कई बार लिखा है अपनी पुस्तक में भी कि भारत का राज्य भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के मजहब या रिलीजन को देता है। अब देखने में ये मामूली सा संशोधन है, पूरा परिदृश्य बदल जाएगा।
जो किया गया है वो इन्हीं चालाकियों से किया गया है। मूल संविधान में कितनी भी, जैसे मैंने अभी कहा, हिंदुत्व नहीं था, वो सत्य है, लेकिन नागरिकों के प्रति समानता थी। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के संरक्षण के नाम पे उसको पूरा ट्विस्ट कर दिया था। ऐसे लगा कि जैसे, फिर वो मनमोहन तो साफ बोल गया कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो मूल संविधान न्यूट्रल था, उसको कांग्रेस ने नष्ट किया पहले अल्पसंख्यकों के नाम पे, और बाद में सोवियत संघ के इशारे पे आपातकाल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भी जोड़ दिया। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, आप संसार का अध्ययन करिए और थोड़ा दोस्ती बढ़ाइए विश्व के लोगों से। विश्व के राजनीतिक चिंतकों में इसका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र सोशलिस्ट नहीं हो सकता। सोशलिज्म का अर्थ होता है स्टेट का नेशन पर टोटल कंट्रोल। लोकतंत्र इसका विरोधी है। तो जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो डेमोक्रेटिक है वो सोशलिस्ट नहीं हो सकता। भारत का राज्य घोषित तौर पे समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, माने चूचू का मुरब्बा या क्या कहें उसे, आप हास्यास्पद हैं इस समय। अगर आप समाजवादी हैं तो आप लोकतांत्रिक कैसे होंगे? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के प्रत्येक सेगमेंट, प्रत्येक हिस्से की भावनाओं का उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व। सोशलिस्ट का मतलब होता है राज्यकर्ता पार्टी का पूर्ण नियंत्रण। जो राज्य सोशलिस्ट होगा वो पापिस्ट होगा और वो अलोकतांत्रिक होगा, तानाशाह होगा। अच्छा, अब ये सेकुलर केवल ईसाई धारणा है। जब चर्च आपस में लड़ते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और लुथेरियन और सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट और अमुक तमुक, 50 चर्च आपस में खून खराबा करते थे, तो कुछ प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा स्टेट को सेकुलर होना चाहिए, यानी किसी एक चर्च का पक्ष नहीं लेना चाहिए। पर ये कहाँ है? यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का कोई राज्य आज तक सेकुलर नहीं है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, बहुत सारे, फ्रांस वगैरह, अनेक देश या तो प्रोटेस्टेंट हैं या कैथोलिक हैं या लुथेरियन हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं। पश्चिमी यूरोप का एक भी लोकतांत्रिक नेशन स्टेट सेकुलर नहीं है, और अमेरिका भी सेकुलर नहीं है। वो रिलीजियस हैं घोषित तौर पे। सेकुलर एक दो बहुत ही मामूली, इस समय मुझे नाम नहीं आ रहा, नगण्य से छोटे छोटे हमारे जिलों के बराबर एक दो राज्य ने अपने को घोषित किया, एक ने या दो ने। तो भारत में सेकुलरिज्म घोषित करना ही पाप था। लेकिन अब उसकी युक्ति क्या होगी वो अलग बात है, वो राजनीति का विषय है। जैसे मैंने कई बार, ये पिछली बार जब अटल जी की सरकार थी तब भी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से निवेदन किया था, लिखित भी किया था कि भाई आप एक बार ऐसे कह दीजिए कि कांग्रेस के लोग कृपया समाजवाद की परिभाषा देते हैं, हम उसको मान लेंगे, घोषणा कर दीजिए। परिभाषा तो कोई दे ही नहीं रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की कोई परिभाषा नहीं दी गई भारत में, जबकि दुनिया में 33 प्रकार के सोशलिज्म हैं। तो आप कौन सा सोशलिज्म मानते हो? कांग्रेसियों, राहुल गांधी से कह दो कि तू सोशलिज्म की परिभाषा दे दे, हम मान लेंगे, कोई दे ही नहीं पाएंगे, और जो देंगे हमारे पक्ष में होगा। और सेकुलरिज्म की परिभाषा दे दो, क्योंकि सेकुलरिज्म की परिभाषा लिखित रूप में, वैसे तो अब कांग्रेस मर रही है, लेकिन फिर भी अगर ये लिख दे कि सेकुलरिज्म का अर्थ होता है हिंदू द्रोह, है ना, हिंदुओं का नाश करना ही सेकुलरिज्म है, भले लिख के दें, समाप्त हो जाएंगे। तो उसको परिभाषित करने का आग्रह करिए। राजनीति की चाल ये है, और अगर दम हो तो हटाइए इस कूड़े को। दोनों ही कलंक हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, भारत के संविधान में लाना।